हाँ जी सर, तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की जो है कि दुनिया भर का पैसा दुनिया भर में घूमता है। तो अगर आप इस वीडियो का टाइटल देख के आए हैं जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम आखिर होता कैसे है। अब मान लीजिए आपने इंडिया में एक कंपनी बनाई है, तो इसे इस पर्पस के लिए क्योंकि वो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, मैं उसे डोमेस्टिक कंपनी का नाम दे देता हूँ। डोमेस्टिक क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में है। अब इस कंपनी को चाहिए पैसा। अब मान लीजिए आपका बहुत मन किया कि यार मैं पैसा जो है ना मैं इंडियन इन्वेस्टर से नहीं लेता हूँ, मैं ये जो पैसा है ये मैं किसी फॉरेन के इन्वेस्टर से बुला लेता हूँ। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है, मान लीजिए ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टर बैठा है लंदन में। अब इसके पास है पैसा जो मुझे चाहिए, तो ये मुझे देगा वो फंडिंग। और इस फंडिंग के बदले कंपनी इस इन्वेस्टर को क्या दे सकती है कि सिक्योरिटीज। अभी मान लीजिए हम सिक्योरिटीज में उसे शेयर्स दे रहे हैं, तो जैसे ही ये इंडियन कंपनी उस फॉरेन इन्वेस्टर को अपने शेयर्स देगी, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर इस इंडियन कंपनी का मेंबर बन जाएगा। और ये एक्सचेंज फैसिलिटेट होगा कि एक तरफ से फॉरेन इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, दूसरी तरफ से इंडियन कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है। तो इसमें ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें एडीआर जीडीआर ये इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये समझते हैं। तो अब बेसिकली आप समझिए कि अगर आपके पास ऑप्शन है किसी कंपनी का कि आपको पैसा डालना है किसी कंपनी में, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप एक अनलिस्टेड कंपनी में पैसा डालें या एक लिस्टेड कंपनी में। अब ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है ये हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऑब्वियस आंसर इज कि आप एक लिस्टेड कंपनी में पैसा डालना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, तो पहली चीज उसके लिए ज्यादा लॉज और ज्यादा कंप्लायंसेस होते हैं। तो एक चीज तो आपको वो सेफ गार्ड मिलता है कि लिस्टेड कंपनी ज्यादा कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है। और दूसरी चीज, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसका सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये मिलता है इन्वेस्टर को कि ये जो आपका इन्वेस्टर है, ये चाहे तो उस लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म अपने पास होल्ड ना करके जब भी उसका मन आए उसे मार्केट में बेच सकता है। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनीज लिस्ट होती है एक प्लेटफॉर्म पे जो कि स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, जहां से आप इजीली सिक्योरिटीज खरीद और बाय कर सकते हैं। तो इस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फायदा लिस्ट कंपनी लिस्ट कराने का ये है कि उसे मिल जाती है लिक्विडिटी इन मार्केट्स। तो सर अब ये जो इन्वेस्टर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसे क्या प्रेफर होगा ज्यादा कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी दूसरे देश में जहां पे वो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां लिस्ट हो जाए और मैं वहां से सिक्योरिटीज खरीदूं, मेरे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है, या ये कंपनी मेरे देश में आके लिस्टेड हो जाए और फिर मैं अपनी लिस्टेड कंपनी से जो कि मेरे देश में लिस्ट हुई है मैं वहां से सिक्योरिटीज खरीदूं, कौन सा ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियस आंसर इज कि ये जो कंपनी है ये मेरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में आ जाए और मैं वहां से के शेयर्स खरीद पाऊं, तो वो ज्यादा बेटर है। तो अब हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो क्या ये जो डोमेस्टिक कंपनी है ये सीधा जाके इस फॉरेन इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे सकती है या अपनी शेयर्स को लिस्ट करा सकती है उस फॉरेन नेशन के स्टॉक एक्सचेंजेस पर डायरेक्टली? तो द आंसर इज नो। एज सच ये डायरेक्टली लिस्ट तो नहीं हो सकती है। तो अब हमें समझ में आ गया कि डोमेस्टिक कंपनी को चाहिए पैसा और जो इन्वेस्टर है उसे चाहिए सिक्योरिटीज। तो ये ट्रांसफर आखिर होगा कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि ये जो इंडियन कंपनी है ना, ये अभी जाती है एक एंटिटी के पास। इस एंटिटी को हम नाम देते हैं एस डोमेस्टिक कस्टोडियल। अब ये डोमेस्टिक कस्टोडियल क्या करता है कि ये जो इंडियन कंपनी है ना, ये जाएगी इस डोमेस्टिक कस्टोडियल के पास और इसे कर देगी कि ये जो डोमेस्टिक कंपनी है ये गई एक एंटिटी के पास जिसे हमने नाम दिया एज डोमेस्टिक कस्टोडियल, और इसने इस इंडियन कंपनी ने इशू किए कुछ शेयर्स या सिक्योरिटीज और वो सिक्योरिटीज उसने ले जाके दे दी इस डोमेस्टिक कस्टोडियल को। तो अब शेयर्स थे, शेयर्स कंपनी ने इशू किए, किसी के को तो देने पड़ेंगे, तो उन शेयर्स की कस्टडी उसने दे दी डोमेस्टिक कस्टोडियल को। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियल है ये इन शेयर्स का ओनर बन गया है? नहीं, इसे हम नाम क्या दे रहे हैं? कस्टोडियल। कस्टोडियल यानी जिसके पास कस्टडी है, ना कि ओनरशिप है। तो ही इज ओनली होल्ड्स कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज एंड इज नॉट अ ओनर। यानी कि
क्या कि ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियल है इसके पास ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ गए हैं। अब ये इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का एक कस्टोडियल है। ये इन्हें सेफ गार्ड करके सेफ कीपिंग का काम करता है, ना कि ये उसका ओनर बन जाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप हम घूमने के लिए, आपने उस समय के लिए अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दी कि ये लो यश, ये मेरी गाड़ी है, इसकी चाबी रखो। तो उस समय के लिए जब तक आप वापस नहीं आते तब तक के मैं उस गाड़ी को सेफ गार्ड करके अपने पास रख रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसका कस्टोडियन हूँ। बट मैं ये नहीं कह सकता कि वो गाड़ी मेरी हो गई या मैं उसका ओनर बन गया हूँ। तो यहाँ तक का हमें प्रोसेस समझ में आ गया है। तो ये है डोमेस्टिक कस्टोडियल। अब ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियल है ना, ये क्या करेगा, ये जाएगा आगे एक दूसरी एंटिटी के पास जो कि फॉरेन नेशन में सिचुएटेड होगी, और उसे कहेगा कि सुनो भाई, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी ने हमें शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो भी थी वो दे दी है, वो हमारे पास आ गई है, तो उसकी हमारे पास कस्टडी आ गई है। अब ये जो दूसरी एंटिटी है, इसे हम नाम देते हैं एस डिपॉजिटरी। अब ये जो डिपॉजिटरी क्या करती है, अब इन्वेस्टर पैसा तो दे रहा है, उसे उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए, और हम यहाँ इंडियन कंपनी से डायरेक्टली वो सिक्योरिटी उसे दे नहीं पा रहे हैं। तो ये जो डिपॉजिटरी है, ये अब क्या करेगी, ये जाएगी इस इन्वेस्टर के पास, और इस इन्वेस्टर को कर देगी इशू अ सिक्योरिटी, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एस इसे हम नाम देते हैं एज डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो अब क्या हुआ इस प्रोसेस में, समझते हैं कि जैसे ही इंडियन कंपनी से डोमेस्टिक कस्टोडियल को शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की कस्टडी मिल गई, वैसे ही वो गई डिपॉजिटरी के पास। अब डिपॉजिटरी, ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है, इसने इन्फॉर्म किया डिपॉजिटरी को कि हाँ भाई, मुझे कस्टडी मिल गई है। अब ये जो डिपॉजिटरी है, ये इशू कर देगी एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम नाम देते हैं डिपॉजिटरी रिसीट का, किसको, फॉरेन इन्वेस्टर को। तो ऐसे करके फॉरेन इन्वेस्टर के पास एक सिक्योरिटी आ गई है जिसे डिपॉजिटरी रिसीट हम कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो गया, उसे पैसों के बदले कुछ ना कुछ मिलना था, वो चीज मिल गई है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, इन सिक्योरिटीज पे, जो इस डोमेस्टिक कस्टोडियन ने होल्ड करके रखी है। क्या ये डोमेस्टिक कस्टोडियन इन सिक्योरिटीज का ओनर है? जी नहीं, ये सिर्फ उनकी कस्टडी, उन्हें सेफ गार्ड करने का काम कर रहा है अपने पास। तो ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है, ये अल्टीमेटली इस फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, क्या ये मैं कह सकता हूँ एक तरीके से ओनर है इन ओरिजिनल सिक्योरिटीज का? जी हाँ। तो इन पे जो भी राइट्स हो गई, जो भी बोनसेस मिलेंगे, जो भी डिविडेंड्स मिलेंगे, उन सबको अल्टीमेटली एंजॉय कौन कर पाएगा, इनडायरेक्ट तरीके से, ये फॉरेन इन्वेस्टर। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने समझा कि कैसे एक इंडियन कंपनी जब किसी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा बुलाती है तो उसमें एक अड़चन आती है, क्या कि भाई, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, मैं उसे शेयर्स देना चाहता हूँ, बट उसकी कंट्री में क्या उसे मैं डायरेक्टली शेयर्स दे सकता हूँ? नहीं। तो हम उससे पूछते हैं भाई तेरी कंट्री में क्या चलता है, वो मुझे जवाब देता है मेरी कंट्री में तो डिपॉजिटरी रिसीट्स चलती है, आप मुझे डिपॉजिटरी रिसीट्स दे दीजिए। लेकिन क्या इंडियन कंपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स दे सकती है? नहीं, इंडियन कंपनी तो शेयर्स इशू कर सकती है। तो इस केस में हम जाते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियल के पास, इंडियन कंपनी, उसने डोमेस्टिक कस्टोडियल को अपनी सिक्योरिटीज इशू कर दी, जिसने इन्फॉर्म किया उस दूसरे देश में बैठी हुई डिपॉजिटरी को कि हाँ, ये कस्टडी हमें रिसीव हो चुकी है इन सिक्योरिटीज की, और उसके बदले इस डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू कर दी इस फॉरेन इन्वेस्टर को। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ये इन एंटिटीज के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर देगा या फंड्स ट्रांसफर कर देगा उस कंपनी को। तो ये है सिंपल सा मैकेनिज्म। अब हमने, हाँ, तो अब हम कुछ शब्द समझते हैं जो कि है ADR, GDR एंड IDR। ADR स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, कि ये जो प्रोसेस है जिसमें एक इंडियन कंपनी पैसा बुला रही है फॉरेन इन्वेस्टर से, और वो फॉरेन इन्वेस्टर स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अमेरिका में है। तो ये जो सिक्योरिटीज इशू होगी या डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू होगी अमेरिका में, तो वो जो ट्रांसफर है उसे हम नाम देते हैं एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स का, कि ये अमेरिका में रिसीट्स इशू की गई है, यानी वो फंडिंग अमेरिका से आई है। वहीं पे इस जैसे कि हमारा इस केस में हुआ कि हमारा इन्वेस्टर था लंदन में, यानी वो अमेरिका में नहीं है। यानी कि जब भी हम पैसा बुला रहे हैं किसी और कंट्री से अदर देन अमेरिका,
या हम यूरोपियन कंट्रीज से पैसा बुला रहे हैं, तो उसे हम नाम देते हैं एस GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। एंड फाइनली आईडीआर, आईडीआर क्या होता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। कि जिस तरीके से मैंने इंडियन कंपनी ने बैठे बैठे फॉरेनर से पैसा बुलाया है, वैसे ही मैं ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडियन इन्वेस्टर हो, वो किसी फॉरेन कंपनी में पैसा डालना चाह रहा हो, तो उस फॉरेन कंपनी को इस प्रोसेस का ठीक उल्टा, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है डोमेस्टिक कंपनी के पास, बट ये प्रोसेस उल्टा हो जाए। अगर जो इन्वेस्टर है वो डोमेस्टिक है यानी वो इंडिया में बैठा है, और जो कंपनी जिसे पैसा मिल रहा है वो फॉरेन में है, तो उस केस में उसे हम नाम देते हैं एस इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स का। क्यों? क्योंकि ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है ये इशू कहाँ होंगी? इंडिया में। तो ये था हमारा सिंपल प्रोसेस ऑफ और द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, और ये ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इसी चैनल पे हैं, तो उन्हें चेक करना ना भूलें। थैंक यू।